नमस्कार। आज की क्लास में हम व्यवहारवाद की मुख्य मान्यताएं और मुख्य विशेषताएं क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि हमने पहले क्लास में देखा कि इसके व्यवहारवादी उपागम को राजनीति विज्ञान में सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ज़्यादा प्राथमिकता या वरीयता मिली और इसके आरंभिक संकेत तो चार्ल्स मरियम, शिकागो स्कूल, हेराल्ड लासवेल इनके अध्ययन में दिखाया जाने लगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि औपचारिक राजनीति पर विशेष बल देती है और यथार्थ राजनीति पर विशेष बल देता है व्यवहारवाद। तो अब राजनीति के विश्लेषण में संस्थाओं की अध्ययन की जगह चुनाव और राजनीतिक दलों के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा और परंपरागत विधियों को त्याग कर मनुष्य और राजनीति के बारे में सिद्धांतों को अनुभवमूलक साक्ष्यों के आधार पर, अनुभवमूलक अर्थात व्यवहार को अनुभव करके उनके साक्ष्य के आधार पर नए सिद्धांत स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। और अनुभव के आधार पर अध्ययन करेंगे तो उसमें डेटा और स्टैटिस्टिक्स का उपयोग आवश्यक हो जाता है, तो डेटा और स्टैटिस्टिक्स का उपयोग भी किया जाने लगा। तो एक व्यापक वैज्ञानिक आंदोलन था व्यवहारवाद, जो दूसरे समाज वैज्ञानिकों में भी चल रहा था, तो राजनीति भी इससे अनछुआ नहीं रहा, वैज्ञानिक आंदोलन था। और इस व्यवहारवादी उपागम की शुरुआत से बहुत से मुख्य महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुए राजनीति विज्ञान में। पहले राजनीति विज्ञान में राज्य के कानूनी ढांचे की विवेचना करके अपने कर्तव्य को पूरा समझ लेते थे कि इतना ही अध्ययन करना चाहिए, परंतु व्यवहारवादी क्रांति के बाद छोटी छोटी इकाइयों पर, जैसे छोटी छोटी इकाइयाँ जैसे कि निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरेट की वोटर कैसे हैं, इंटरेस्ट समूह ग्रुप्स कैसे हैं, एलिट वर्ग अर्थात जो राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा रखते हैं, छोटा ग्रुप होता है एलिट, विशिष्ट वर्ग बोलते हैं जिसे, उनके व्यवहार पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाने लगा और राजनीति की अध्ययन में इन प्रक्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बन के उभरी। तो और मुख्य बल था इसमें मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलापों का निरीक्षण करना। व्यवहारवादी ये मानते थे कि राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत भाषा और शब्दावली है वो अनुसंधान में रुकावट डाल रही है, तो इसको चेंज करना चाहिए। जैसे परंपरागत शब्दावली में शासन, शक्ति, सत्ता, राज्य, तो ये अनुभवमूलक दृष्टि से इनका अध्ययन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जब मनुष्य के राजनीतिक स्तर पर क्रिया करता है तो और वो वास्तव में क्या करता है, तो इसके लिए नई नई शब्दावली का यूज किया जाने लगा। जैसे कि एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए लोग क्या करते हैं कि उत्पादन क्या है, क्रय का विक्रय क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, विनिमय क्या होता है, निवेश, उपभोग, सौदा कैसे होता है। उसी तरह राजनीति वैज्ञानिक में क्या करने लगे, राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए ये देखने लगे कि आदेश कैसे दिया जाता है, आदेश का पालन कैसे करते हैं लोग, दूसरों को समझाते कैसे हैं, आपस में समझौते कैसे करते हैं एक देश दूसरे देश के बीच, एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ, और एक देश दूसरे देश को समझौते के लिए कैसे बाध्य करता है, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, आपस में युद्ध किस प्रकार होता है और कोई अपने दुश्मन से किस प्रकार क्यों डरता है। तो इन सब नई शब्दावली और इनका अध्ययन करने के लिए नई शब्दावली का यूज किया जाने लगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें स्टैटिस्टिक्स और डेटा का उपयोग करने के लिए तो इसमें कंप्यूटर का विस्तृत प्रयोग किया जाने लगा सोशल साइंस में पहली बार, कि पहले तो डेटा और स्टैटिस्टिक्स को जहाँ पर आप यूज करोगे तो वहाँ पर सूचना तकनीक का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है अपने अध्ययन की परिष्कृतता के लिए, तो कंप्यूटर का विस्तृत प्रयोग किया जाने लगा। और सभी सामाजिक विज्ञानों में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अंतर्विषयक उपागम था, ये अंतर्विषयक उपागम अर्थात समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, इनको आपस में एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया, जिससे कि अनुसंधान में सहायता मिलेगी और इन सब की शब्दावली और एक अनुसंधान की एक सी विधि
स्थापित की जा सके। जैसे कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है कि कोई निर्णय किस प्रकार लिया जाता है। तो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में और उनकी भूमिकाओं में एक सी संकल्पनाओं का प्रयोग करते हैं, तो वो किस प्रकार हम यूज कर सकते हैं। तो ये व्यवहारवाद में मुख्य मुख्य बातें जो आपको देखने का आता है वो है। अब जो आपका क्वेश्चन बनता है वो है कि व्यवहारवाद की 8 मुख्य मान्यताएं थी, जिसे कि विशेषता भी हम बोल सकते हैं। 8 मुख्य मान्यताएं हैं जो आप देख पा रहे हैं कि पहली है इसमें अध्ययन की नियमितता। व्यवहारवादी क्या मानते थे नियमितता में, कि राजनीतिक व्यवहार करता है मनुष्य, तो उसमें ऐसे सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर देश इस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करता है, तो उनको नियमन वेरिफिकेशन किया जा सकता है। इंग्लिश में आप इसको समझ सकते हो, वेरिफिकेशन। तो राजनीतिक व्यवहार के सामान्यकरण, जनरलाइजेशन, और उनको सिद्धांतों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि मानव व्यवहार की व्याख्या करके भविष्य की संभावनाओं को तलाश सकते हैं, कि वेरिफिकेशन कर सकते हैं हम मानवीय व्यवहार को, और इसके आधार पर नए सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं कि इस स्थिति में मनुष्य ऐसा व्यवहार करेगा। तो पहली इसकी मान्यता या विशेषता है नियमन, अध्ययन की नियमन। दूसरा है सत्यापन, अध्ययन के सत्यापन या वेरिफिकेशन। तो मानवीय व्यवहार के बारे में जो संबंधित सामग्री एकत्रित की जाती है उसको दोबारा जांचना और उसकी पुष्टि करने की प्रक्रिया सत्यापन या वेरिफिकेशन कहते हैं। तो व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति की एक विशेषता ये थी कि इसके अंतर्गत एकत्रित की गई सामग्री का सत्यापन किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है। जो डेटा आपने स्टैटिस्टिक्स एकत्रित किया उसका सत्यापन किया जाता है मानवीय व्यवहार से रिलेटेड। तीसरे इसमें है कि तकनीक का प्रयोग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें डेटा और स्टैटिस्टिक्स का यूज करेंगे तो वहाँ पर सूचना तकनीक का प्रयोग कंपलसरी हो जाता है, कंप्यूटर तकनीक का, सूचना तकनीक का। तो उनको जब आप डेटा एकत्रित करोगे और उनकी व्याख्या करोगे तो वो अपने आप नहीं होगी, और ये अध्ययनकर्ता को अध्ययन में असुत्ता लेके आती है। तो मानवीय व्यवहार का पर्यवेक्षण करके और उनका विश्लेषण कर परिणामों को अंकित करने के लिए कठोर शुद्धिकरण के साधनों को अपनाया जाना जरूरी हो गया। और परिशुद्धि की प्रक्रिया ज्ञान को एक इवोल्यूशनरी वे प्रदान करती है, विकासवादी तरीका प्रदान करती है, और इसके आधार पर ही नए तथ्य प्राप्त करके पुरानी सामग्री को अप्रमाणित ठहराया जा सकता है। आप पुरानी कोई भी सिद्धांत है उसको अमान्य कब ठहरा सकते हो, जब आप नए तर्क और नए डेटा के आधार पर उस चीज़ को गलत ठहराओगे, तभी नई चीज़ आपको सिद्धांत को मान्यता मिलेगी। नेक्स्ट जो इसका था वो है परिमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन। परिमाणीकरण अध्ययन, जो आपने डेटा एकत्रित किया, उपलब्धियों का विवरण और आधार सामग्री को लेखबद्ध करने और उनको सुस्पष्टता लाने के लिए, एक अध्ययन में स्पष्टता लाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, कि उनका मापन और परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। मापन भी हो सकते और परिमाणीकरण भी हो सके जिससे कि अध्ययन में सुस्पष्टता आ सके। पांचवी विशेषता है इसकी मूल्य तटस्थ, वैल्यू न्यूट्रल। तो मूल्य के आधार पर आप अध्ययन करोगे तो उसको आप वैज्ञानिक अध्ययन, व्यवहारवादी कहते हैं कि उसको हम वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कह सकते, क्योंकि नैतिक मूल्यांकन के लिए कुछ मूल्य और आदर्शों का प्रतिपादन जरूरी हो जाता है, और मूल्य और आदर्शों का अगर आप अध्ययन करोगे तो ये आपके अध्ययन की प्रामाणिकता और उसकी स्पष्टता को प्रभावित करते हैं। तो अध्ययन मूल्य न्यूट्रल होना चाहिए। नेक्स्ट जो विशेषता इसकी है, छठी विशेषता, व्यवस्थाबद्धीकरण, सिस्टमाइजेशन, की सिस्टमेटिक होना चाहिए, कि पहले कोई चीज़ का कारण, उसके बाद उसके समाधान, दूर करने के उपाय, और फिर अंतिम रूप से निष्कर्ष। इस प्रकार से अध्ययन होना चाहिए। तो अनुसंधान क्या होना चाहिए कि आवश्यक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए। व्यवस्थाबद्धीकरण अर्थात सिस्टमेटिक होना चाहिए, क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए। क्रमबद्ध अर्थात कि सिद्धांत एवं अनुसंधान को एक रिलेटेड और क्रमबद्ध ज्ञान के दो ऐसे भागों में समझा जाना चाहिए जो परस्पर
जुड़े हुए हैं। और सिद्धांत से कोई अनटॉर्चर्ड अनुसंधान, अशिक्षित अनुसंधान निरर्थक हो जाता है, और आंकड़ों से असमर्थित सिद्धांत भी निरर्थक रहता है। तो एक सिस्टमेटिक अध्ययन होना चाहिए। तो सिद्धांत और तथ्य एक दूसरे से अपृथक है, ये कहना चाहते हैं व्यवस्थाबद्धीकरण से अध्ययन। नेक्स्ट जो है कि विशुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस। तो ज्ञान का प्रयोग वैज्ञानिक कार्य का उतना ही अंग होता है जितना कि सिद्धांतात्मक बोध का, परंतु तार्किक रूप से राजनीतिक व्यवहार का बोध और व्याख्या पहले ही आ जाती है और एक ऐसा आधार प्रदान करते हैं जिसके बल पर समाज की महत्वपूर्ण व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने की चेष्टा की जाती है। तो अध्ययन वैज्ञानिक होना चाहिए, अर्थात एक क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए। वैज्ञानिक अध्ययन अर्थात किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन को वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं। तो अध्ययन क्रमबद्ध होना चाहिए। लास्ट विशेषता है इसकी समग्रता, इंटीग्रेशन। तो ये क्या करता है कि व्यवहारवाद की एक मुख्य मान्यता ये मानते हैं कि मानव के समस्त व्यवहार एक ही पूर्ण यूनिट है और उसका अध्ययन खंडों में नहीं करना चाहिए। मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है, व्यवहारवाद ऐसे कहते हैं, और इसी कारण विभिन्न समाज विज्ञान आपस में अत्यंत समीप रूप से जुड़े हुए हैं। तो राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों के संदर्भ में भी करना चाहिए। समग्रता अर्थात एक हम इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो हमने पहले पढ़ा था कि अंतर्वैयक्तिक उपागम हम इसको बोल सकते हैं। समग्र के दूसरे विषयों में भी एक साथ मिलकर करना चाहिए। आर्थिक व्यवहार है उसका, मनोवैज्ञानिक व्यवहार है, सामाजिक व्यवहार है, इसी तरह राजनीतिक व्यवहार को उसके साथ हमें अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रकार ये व्यवहारवाद की मुख्य विशेषताएं हैं कि व्यवहारवाद क्या है और इसकी मुख्य प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख मान्यताएं क्या है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम आपके व्यवहारवाद की आलोचना का अध्ययन करेंगे और उसके बाद आपको उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे। व्यवहारवाद की क्या क्रिटिकल थी, क्यों उत्तर व्यवहारवाद को 1970-80 के दशक में स्वयं डेविड ईस्टन के द्वारा क्यों लाया गया। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।